Hello students. Today we will discuss about the coagulation profile test. Coagulation profile test. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उनकी नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं, कैसे किया जाता है, क्या क्या प्रोसीजर्स यूज कर सकते हो। ठीक है, हर टेस्ट के बारे में मैं डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा। आज कंबाइंड रूप से कोagulation प्रोफाइल के बारे में बात करें। जनरली इन योर एग्जामिनेशन इट विल कम एज शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट और लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, जब भी आपका एग्जाम होगा या तो 3 नंबर क्वेश्चन में आएगा, 5 नंबर में, तो 7 नंबर में, ऐसे आता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करें। तो पहला पॉइंट होता है इसमें कि व्हाट इज कोagulation टेस्ट। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज कोagulation टेस्ट। तो सीरीज ऑफ ब्लड टेस्ट असेसिंग द क्लॉटिंग एबिलिटी। ओके, ब्लड क्लॉट क्या होता है आई होप जानते हो, नहीं जानते तो उसकी प्रॉपर वीडियो बनाऊं। इतना समझ लो कि जब हमें चोट लगती है तो खून का थक्का जमता है, वो हमारे एक तरह से सुरक्षा के लिए बनता है, बट कभी कभी इंटरनली बनने लगता है। ठीक है, तो इन सभी सिचुएशंस को देखते हुए हम इसको एसेस करने के लिए टेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे टेस्ट, तो क्या हो गया डिफिनेशन में इसके, सीरीज ऑफ ब्लड टेस्ट एसेसिंग क्लॉटिंग एबिलिटी। दूसरा आता है क्या कि इट हेल्प्स इन डायग्नोसिस, इट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ठीक, तो पहला क्या हुआ इसमें, अगर हम पॉइंट वाइज बात करें तो पहला पॉइंट मेंशन करोगे कि इट इज सीरीज ऑफ ब्लड टेस्ट। ठीक है, किस चीज के लिए, तो क्लॉटिंग एबिलिटी के लिए। क्लॉटिंग एबिलिटी को जांचने की। दूसरा पॉइंट इसमें मेंशन करते हैं कि ये क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर को डायग्नोस करने में। ब्लीडिंग डिसऑर्डर के डायग्नोसिस में हेल्प करेगा। या अगर कोई एंटी कोagulation थेरेपी चल रही है, एंटी कोagulation थेरेपी चल रही हो तो उसको भी मॉनिटर करता है। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट क्या कहता है कि ये इवेल्युएट करता है किस चीज को, तो क्लॉटिंग फंक्शन को क्या करता है, ये इवेल्युएट करता है। इसलिए हम इस टेस्ट को लगाते हैं फॉर द इवेल्युएशन। क्या चीज, क्लॉटिंग फंक्शन। किस चीज को, क्लॉटिंग फंक्शन को। कब कब करना होता है जनरली ये, तो बिफोर सर्जरी। जब हम सर्जरी करने जा रहे होते हैं, डॉक्टर जब सर्जरी करने जाता है तो वो क्लॉटिंग टेस्ट कराता है, कोagulation प्रोफाइल रन कराता है कि ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जिससे कि प्रॉब्लम जनरेट हो जाए ऑन द टेबल। ठीक है, ओके। चलो अब अगला पॉइंट आता है कि इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। इसको ध्यान समझ लो, चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कोagulation प्रोफाइल का। तो अगला पॉइंट हो गया इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। तो कोagulation प्रोफाइल जो है, ये अभी मैंने बताया कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर को हेल्प करता है, डायग्नोस करता है। ठीक है, एंटी कोagulation थेरेपी को मॉनिटर करता है, अगर प्री ऑपरेटिव कोई प्रोसीजर है तो उसकी तैयारी करता है, तैयारी करने में हेल्प करता है। लीवर फंक्शन डिजीजेस होंगी तो उनको एसेस करने में हेल्प करता है। तो ये सब चीजें इसकी खासियत में है। तो क्या हो गया पॉइंट वाइज, अगर बात किया जाए तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर को डायग्नोस करते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर को डायग्नोस करने में। ब्लीडिंग डिसऑर्डर जैसे हीमोफीलिया, अच्छा कई जगहों पे हीमोफीलिया को HEMO लिखता है, कई जगह HEMO लिखता है, दोनों सही है, दिमाग में रखना, भूलना मत।
लैटिन वर्ड में HI यूज करते हैं, हीमोफीलिया या DIC, ठीक है, डिस्ट्रेस इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग। ठीक, दूसरा इसमें हमने अभी बताया कि एंटी कोगुलेशन थेरेपी जो चल रही है, एंटी कोगुलेशन थेरेपी में हेल्प करता है, प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर है ये, प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स में की तरह काम करता है और लीवर डिजीज को एसेस करने में हेल्प करता है, लीवर डिजीज को हेल्प करता है उसको एसेस करने, ठीक है। तो अब आते हैं कि इसमें टेस्टिंग मेथड कौन कौन से टेस्ट लगाए जाते हैं कोगुलेशन प्रोफाइल में, ठीक है। तो इसमें अगला हेडिंग आएगा टेस्टिंग मेथड्स। तो कौन कौन से टेस्ट लगते हैं? तो सबसे कॉमन जो टेस्ट है वो है PTINR, सबसे कॉमन टेस्ट। दूसरा है APT, तीसरा है जो यूज करते हैं थ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। चौथा हम लोग यूज करते हैं फिब्रिनोजन टेस्ट। क्या यूज करते हैं? फिब्रिनोजन, FT या फिब्रिनोजन टेस्ट, उसकी लिखी देते पूरे याद नहीं, फिब्रिनोजन। फिर लगाते हैं D डाइमर, ये कॉमनली लगाने वाले टेस्ट है। अच्छा, इसमें उसके बाद CT-BT भी यूज करते हैं, दो कॉमन टिप्स, उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। थ्रोम्बिन टाइम या PT जो है उसको लगाते हैं, बाकी CT-BT तो कॉमन टेस्ट में चला जाता है, उसकी बात नहीं करेंगे अभी। कोगुलेशन प्रोफाइल ये मेन टेस्ट लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये PTINR क्या करता है? तो PTINR जो है वो एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे को डायग्नोस करता है। कौन सा पाथवे? एक्सट्रिंसिक एंड कॉमन। APTT इंट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे। थ्रोम्बिन टाइम देखता है फाइब्रिनोजन फंक्शन को। किसको देखता है? फाइब्रिनोजन फंक्शन को। और फाइब्रिनोजन टेस्ट जो या लेवल जो होता है, फाइब्रिनोजन लेवल या फाइब्रिनोजन टेस्ट जो कहते हैं, ये फाइब्रिनोजन कंसंट्रेशन को देखता है। एक सवाल आ जाता है कि यार तब ये टेस्ट क्यों लगा देते? ये फाइब्रिनोजन कंसंट्रेशन को चेक करने के लगाते हैं। और D डाइमर टेस्ट जो होता है, ये फाइब्रिन अगर कुछ डिग्रेड कर रहा हो तो उसको डिटेक्ट करता है, फाइब्रिन डिग्रेडेशन को डिटेक्ट करता है, फाइब्रिन डिग्रेडेशन को डिटेक्ट करता है। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, PTINR टेस्ट लगाते हैं एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे को जांचने के लिए, APTT लगाया जाता है इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवे जांचने के लिए, थ्रोम्बिन टाइम फाइब्रिनोजन फंक्शन को देखता है, फाइब्रिनोजन लेवल या फाइब्रिनोजन टेस्ट जो देखते हैं वो फाइब्रिनोजन की कंसंट्रेशन को देखता है, और D डाइमर जो है फाइब्रिन के डिग्रेडेशन के लेवल को चेक करता है कि वो कैसे डिग्रेड हो रहे हैं, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इसके लिए जरूरत क्या क्या है, हम क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है, चाहिए होती। तो हम इस टेस्ट को लगाने के लिए अपार्ट फ्रॉम मशीनरीज की बात करें, इक्विपमेंट्स, वो सब की जरूरत अभी मेंशन नहीं करेंगे हम। तो पहला होता है प्रोसीजर, इसको कहते हैं पेशेंट प्रिपरेशन, जो कहते हैं पेशेंट प्रिपरेशन, राइट। और दूसरा इसमें है सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन। तो पेशेंट प्रिपरेशन क्या है? तो पेशेंट प्रिपेयर करने का मतलब होता है कि अगर हम जैसे कई बार होता है ना कि सुबह खाली पेट आना है, ये सब चीजें जो प्रोसीजर होती है इसी पेशेंट प्रिपरेशन कहते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है, इसको याद रखना, नो स्पेशल रिक्वायरमेंट, ठीक है, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती। बट क्या जरूरत होती है? तो मेडिकल हिस्ट्री की हमको चाहिए, मेडिकल हिस्ट्री लेनी होती,
क्यों लेते हैं? अगर मान लेते हैं कि हमने उस पेशेंट का पीटीआईएनआर निकाला जिसको पहले से ही एंटी कोगुलेशन थेरेपी चल रही है और हमें ये बात नहीं पता है, तो फिर कितनी बार भी करेंगे वो तो एलिवेटेड आएगा। तो इसलिए हमें जो टेस्ट लगाने जा रहा है पर्सन, उसको इसका इंफॉर्मेशन पहले से होना चाहिए, ताकि जब वो रिपोर्टिंग कर सके तो इस चीज को ध्यान रखे कि हाँ यहाँ पे क्या गड़बड़ी हो सकती है या क्या रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, सैंपल कलेक्शन के लिए हम सोडियम सिट्रेट ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम सिट्रेट, ये जो वायल होती है, अगर ब्लड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को पता होता है, उसकी पहचान उसके कैप से होती है। ठीक है, ये लाइट ब्लू या ब्लू कलर का जो कैप होता है, उस सिट्रेट वायल उसे ही कहते हैं, उसी को यूज करते हैं। और सैंपल लेने के बाद हम उसको जेंटली मिक्स करते हैं। ठीक है, मिक्स करने का प्रोसीजर होता है, इसको अच्छे समझना होता है। कई लोग सोचते हैं कि ऐसे मिला दिए, नहीं, प्रॉपर होल्ड एंड मिक्स, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इट इज नेसेसरी बिकॉज जो सैंपल के लिए एंटीकोगुलेंट यूज किया गया वो उसके किनारे के दीवार पे चिपके रहते हैं, तो मिक्स करते हैं ऐसे। और अगर हम जोर से मिक्स करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो आरबीसी है या उसके मॉलिक्यूल्स है जो अंदर डब्ल्यूबीसी आरबीसी ये सब है, उनके अंदर कुछ डिफॉर्मिटीज आने की संभावना रहती है। इन सब चीजों से बचने के लिए कहा जाता है कि आप मिक्स कर दीजिए। और कितनी बार करेंगे तो 5 से 6 बार या 7 बार मिक्स करना हो तो ज्यादा है। ठीक है, तो अब अगर बात करें कि ये हमने कर दिया, अब हमें क्या करना होता है? तो अगला है प्रोसीजर। अगला क्या है? प्रोसीजर। तो पहले इसको हटा देंगे आराम से, तय समझ आएगा। अगला पॉइंट हो गया प्रोसीजर। अभी कैसे करेंगे? तो पहला काम, पेशेंट प्रिपरेशन एंड वेरिफिकेशन। ठीक है, अभी वेरिफिकेशन के आधार कार्ड लेकर करना है, ले सकते हैं। पेशेंट प्रिपरेशन और वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि जब पेशेंट आता है तो हमारे पास कई बार क्या होता है, अच्छा मैं ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, इसलिए उसी हिसाब से समझना है। अगर मैं बात करूं कि हमें इसको कैसे करेंगे, तो अगर पेशेंट को तैयार करना है, पेशेंट को तैयार करने का मतलब क्या हुआ कि भाई पेशेंट पहले आएगा, बैठेगा, उससे उसकी हिस्ट्री लो, पूरी डिटेल पता करो और वेरीफाई करो कि ये पेशेंट जो है वही है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि जब हम कॉल करते हैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि कोई एक लक्ष्मी देवी, हमने लक्ष्मी देवी को बुलाया, क्या पता उस दिन 2 या 3 लक्ष्मी देवी आई हूं। हमारे पास जो पेपर आया है उसमें टेस्ट का तो हमने नोट कर लिया, लेकिन वो टेस्ट किसी और लक्ष्मी देवी का था। तो पहला रोल यही है, पहला जो कह लो कि ध्यान रखने वाला चीज है वो यही है कि हमें पेशेंट को प्रिपेयर करना, उसको वेरीफाई करना है जिसका हम टेस्ट लगा रहे हैं ये वही है या नहीं है। फिर करते हैं इसको वेनिपंचर। फिर नीडल लेंगे 5 to 10 ml वाली, और उसको हम वेन्स के थ्रू उसको ब्लड ड्रॉ करेंगे। उसके बाद सैंपल हैंडलिंग, तीसरा पॉइंट आता है सैंपल हैंडलिंग। ठीक है, सैंपल को हैंडल कैसे करें, अभी बताया मैंने कि सैंपल लिए, 2 से 5 बार उसको मिक्स किया, 5 से 6 बार उसको मिक्स किए, और 2 घंटे के भीतर उसको लेबोरेटरी में भेज देंगे। कलेक्शन सेंटर से या कलेक्शन पॉइंट से वो लेबोरेटरी में चला जाएगा ताकि उस पर टेस्ट लगाया जा सके। यहां से जितना डिले होगा उतना ही ज्यादा समय लगेगा और हो सकता है रिजल्ट में गड़बड़ी आ जाए। और लास्ट में फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको जब हमको सैंपल मिल गया तब सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो सैंपल मिला है
उसमें से हम पूरा ब्लड का तो लेना नहीं है, हम लेंगे उसका प्लाज्मा। उस प्लाज्मा को एनालाइजर के थ्रू हम यूज करेंगे। क्लियर हुआ? एनालाइजर से मैंने कहा मैनुअली भी कर सकते हो, मैनुअली का प्रोसीजर मैं बताऊंगा अभी मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो सेंट्रीफ्यूज, उसके बाद प्लाज्मा सेपरेट करके एनालाइजर में डाल। अब कुछ देर अपना रिपोर्ट बता देंगे, ठीक है। अब रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट को हम पढ़ेंगे भी ना। अब रिपोर्टिंग कैसे करेंगे? देखो जनरली क्या होता है कि लेबोरेटरी में या लैब में जो कि स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते। और कई बार होता है कि उस लैब में काम करने वाले सीनियर जो होते हैं या सिखाने वाले जो होते हैं, इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। उनका कहना होता है यार तुम्हें रिजल्ट थोड़े पढ़ना है, तुम्हें रिपोर्टिंग नहीं करनी, रिपोर्टिंग अगर डॉक्टर का है तुम बस टेस्ट कर दो। हाँ सही बात है, बट मेरा मानना है कि यार नॉलेज रखने में क्या बुराई है, ठीक है, ताकि तुम रिपोर्ट तो जान तो लो कि रिपोर्टिंग में होती क्या। तो रिजल्ट रीडिंग ये आना जरूरी है, ठीक। जितना सीख सको उतना सीख लो। बाकी बहुत से ऐसे टेस्ट हैं जो कि मुश्किल होते हैं उसकी रिपोर्टिंग, उसके लिए प्रॉपर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम उसकी बात करें तो क्या है ये अगला पॉइंट, रिजल्ट रीडिंग या रिपोर्टिंग। तो अब करना क्या होता है, देखो सिंपल सी, हर चीज का एक नॉर्मल वैल्यू था, हर की एक नॉर्मल वैल्यू होती। तो नॉर्मल वैल्यू के लिए अगर हम क्या करेंगे कि कैसे निकलेगा, तो नॉर्मल वैल्यू पीटी INR, नॉर्मल वैल्यू क्या है इसकी, तो पीटी का हो जाता है 11 to 14 और INR की वैल्यू हो जाती है 0.8 to 1.2, ये नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। पीटी INR हो गया। एपीटीटी की जो नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है वो 25 to 30 सेकेंड है, ठीक। कहीं कहीं 35 सेकेंड भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फाइब्रिनोजेन का क्या वैल्यू है, ये नोट करते रहना, आसानी समझ में आएगा। तो फाइब्रिनोजेन जो हम लोग लेते हैं mg/dl पे लेते हैं, ये 200 से 400 mg/dl, ठीक है। याद रखने वाली चीज है, सिंपल है, तो बड़ी मुश्किल काम तो है नहीं यार। इसके बाद है डी डाइमर का टेस्ट लगाओगे तो कितना आना चाहिए उसका रिजल्ट, तो इसका वैल्यू आएगा लेस देन 0.5 माइक्रोग्राम पर ml, माइक्रोग्राम पर, ये इसका नॉर्मल वैल्यू है। अब आते हैं इसके इंटरप्रिटेशन पे कि इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करो। अगर PTINR बढ़ा हुआ, प्रोलॉन्ग PTINR बढ़ा हुआ आ रहा हो, अगर ये एलिवेटेड है तो विटामिन के की डिफिशियंसी होती, ठीक है, विटामिन के की डिफिशियंसी होती है। और क्या हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, लीवर डिजीज हो सकती है उसको, ठीक। एक तो मैंने पहले एक चीज को हम सेपरेट कर लेंगे, वो है उसका एंटीकोगुलेशन, कोई टेस्ट चल रहा है, सॉरी एंटीकोगुलेशन थेरेपी चल रही, उसकी बात अभी नहीं कर रहे। अगर ये नॉर्मली है और गड़बड़ आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि विटामिन के की कमी हो सकती है या उसके लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। एपीटीटी में गड़बड़ अगर आ गया साथ में, तो तब उसको हीमोफीलिया की संभावना हो सकती है, हीमोफीलिया की संभावना हो सकती है, हीमोफीलिया हो सकता है, ठीक है। उसके बाद LA ल्यूपस एंटीकोगुलेंट हो सकता है, फिर ये भी टेस्ट उसको लगाते हैं। अगर डी डाइमर बहुत बढ़ा है, अगर मानो डी डाइमर बहुत बढ़ा गया तब, तो उसको DEV या PE IC की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। इन सब प्रॉब्लम्स में ये सब आता है। क्लियर हुआ? अब देखो किसी भी लैब में, किसी भी टेस्ट में जो लगाने वाला है वो भी इंसान है, मशीन को सेट करने वाला भी इंसान है, तो एक संभावना बनती है एरर की, उसको हम कभी भूल नहीं सकते, इसको नोटेड रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी तो पॉसिबिलिटी है
कि गलतियां हो सकती हैं। हम अगर मान लो अच्छा एक टेक्नीशियन, अच्छा साइंटिस्ट और अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो अपनी गलतियों को छिपाए नहीं, वो उसे सुधारे। एक्सेप्ट तो गलतियां होती हैं, एक्सेप्ट करो और उसको सुधारो। तो एरर्स क्या क्या पॉसिबल है, ठीक। तो एरर को हम 3 कैटेगरी बांट सकते हैं। एरर को हम 3 कैटेगरी बांटते हैं। कौन कौन सा? तो पहला है प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल और पोस्ट एनालिटिकल। अब ये क्या है? प्री एनालिटिकल यानी जब एनालिसिस से पहले सैंपल गलत ले लिए, अभी जो बताया कि हमने पेशेंट वेरीफाई नहीं किया, हो सकता है छूट गया, भाई उन्होंने बुलाया लक्ष्मी देवी आओ, लक्ष्मी देवी आ गई, हमें लगा नहीं होंगी, पेशेंट उनके नाम पे नोट करके हमने सैंपल भेज दिया, या लेट से पहुंचा सैंपल, या सैंपल कंटेनर सही नहीं था, कुछ भी हो सकता है। वो गड़बड़ी जो कि एनालिसिस यानी टेस्ट लगने से पहले हुई है, प्री एनालिटिकल एरर्स माने जाते हैं। एनालिटिकल में क्या हो सकता है? रिएजेंट कंसंट्रेशन सही नहीं था, रिएजेंट एक्सपायर्ड था, या टाइमिंग रिएजेंट के साथ जो कंसंट्रेशन की थी वो गड़बड़ कर दी हमने, कुछ भी हो सकता है। तो वो गड़बड़ियां जो कि एनालिसिस के दौरान हुई उनको एनालिटिकल एरर्स कहते हैं, और वो गड़बड़ियां जो एनालिसिस के बाद हो जाती हैं उनको पोस्ट एनालिटिकल एरर्स कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमने रिजल्ट लिया, उसको पढ़ा, बट गलत इंटरप्रेट कर दिया। रिपोर्टिंग टाइम पे कभी कभी होता है कि हम, बहुत कम होता है लेकिन कभी कभी होता है कि डॉक्टर्स या टेक्नीशियन जो होता है वो इस चीज पे भूल जाता है या ध्यान नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से गड़बड़ी हो जाती है। या मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट ने मेडिकल हिस्ट्री छिपाई है। कई बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट होते हैं वो ज्यादा समझदार बन जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार हम बता देंगे तो शायद हमको ज्यादा नुकसान हो जाए, या डॉक्टर साहब कुछ अलग टेस्ट लिख देंगे, पैसा नुकसान खर्चा हो जाएगा, ये सब चक्कर में वो बताते नहीं। तो मेडिकल हिस्ट्री भी अगर हमने गलत ले ली है या नहीं ली है तो भी एनालिटिकल एरर्स आते हैं, पोस्ट एनालिटिकल एरर्स में आता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो आज मैंने बात की वो थी कोरिलेशन प्रोफाइल की। आई होप कि ये पूरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। जब आप पढ़ रहे हो इस चीज को ध्यान रखना, कोरिलेशन प्रोफाइल एक मोस्ट कॉमन टेस्ट लगता है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, और जितनी चीजों को मैंने बताया उसको स्टेप बाय स्टेप उसी हिसाब से पढ़ना, नोट करना, अपने आप पे अप्लाई करना, एग्जाम में उसी हिसाब से लिखना। अगर कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में जाकर के मेंशन करो, मैं उसको जरूर बताऊंगा, ठीक है। और इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।